मैं सर्वप्रथम आप सबके सम्मुख लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं, जो हमारी एक मान्य परंपरा है। हम लगातार इसको करते हैं। हम लोक पहल के विषय में इसलिए बताते हैं कि हम निरंतर जागरूक करना है, हमें निरंतर जागरूक करना है। जनता को बताना है कि हम क्या हैं। संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि के संकल्प के साथ लोक पहल अपनी निरंतर यात्रा करता रहता है। और लोक पहल के हमारे जो मान्य आदर्श हैं, बैकग्राउंड आ गया है। सर्वप्रथम मैं नाम लूंगा अ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य उप आख्यान, जिनका रज्जू भैया है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया, जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। भारत में किस तरह सामाजिक समरसता स्थापित हो, संघ के माध्यम से लगातार जीवन पर्यंत यह कार्य करते रहे, ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी हमारे आदर्श हैं। दूसरे हमारे जो महनीय आदर्श हैं वह है भारत में पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा, पश्चिम और पूरब की शिक्षा का अद्भुत समन्वय करने वाले, और भारत में स्वदेशी स्वावलंबन की चेतना और स्वतंत्रता की चेतना का जागरण करने वाले, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदुत्व की प्रतिष्ठापना के लिए जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, ऐसे पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय लोक पहल के आदर्श हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं, जिनका उद्देश्य था कि भारत भारत राष्ट्रीय रूप से एकात्म बने, एक बने, अखंड राष्ट्र बने। क्योंकि भारत का जो खंड खंड हुआ था, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक स्लोगन देते हैं, तो स्लोगन किसी को हास और परिहास का विषय लग सकता है, लेकिन उसमें भारत का पूरा दर्शन समाहित है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उसका सीधा समीकरण जुड़ता है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, कि भारत को कैसे हम एकता और अखंडता के सूत्र में स्थापित करें। और उसका सूत्र है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर भारत में एकात्मकता के भावबोध के साथ एकीकृत हो जाए। व्यक्ति निकलता है, अपने घर में जन्म लेता है, परिवार से निकलता है, परिवार में उसकी एक जाति होती है, जात से निकलता है तो समाज होता है, और समाज से जो बड़ा हमारा जो संवास है, जो बड़ा वृत्त है, वह हमारा वृत्त है हमारा राष्ट्र। तो इसी राष्ट्र की एकात्मकता और अंत से उदय करने की संकल्पना का जो उद्देश्य लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चले थे, उस संकल्प को सफलता और सृजन में परिवर्तित करना लोक पहल का आदर्श है। और हमारे अनन्य आदर्श हैं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। जब हम अवैधनाथ जी का नामोच्चारण करते हैं तो पूरा शरीर हमारा रोमांचित हो जाता है। रोमांचित इस अर्थ में हो जाता है कि वह एक वीरत्व के भाव से भारत में राम मंदिर के बहाने भारत की सनातन की स्वाधीनता का जो सूत्रपात पूज्य पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने किया, वह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम काल है। अगर उन्होंने इस आंदोलन को का सूत्रपात नहीं किया होता, तो आज भारत का यह दिव्य और भव्य मंदिर हमें साकार स्वरूप में दिखाई नहीं देता। इस यह जो हमारे भारत में सामाजिक जड़ें जो जाति में विखंडित हैं, उसे भी पाटने का काम पूज्य अवैधनाथ जी ने, ब्रह्मलीन महंत जी ने किया है। वो हमारे आदर्श हैं और उस आदर्श को लेके हम आगे बढ़ते हैं। आपने जिस भाव का, जिस दृष्टि का, जिस विचार का बीजारोपण किया था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका लगातार प्रचार प्रसार और उसको उसको प्रवर्तन में ला रहे हैं, उसकी तार्किक परिणति कर रहे हैं, उसको आकार और स्वरूप दे रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। हमारे एक अनन्य आदर्श हैं पूज्य अशोक जी सिंघल, जिनमें वीरता है, तेजस्विता है, प्रखरता है, और इस राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचा देना, हर हर व्यक्ति में भारतीयता के मन में राम की 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के आरंभ में जो जय श्री राम का उद्घोष होता है, उस उद्घोष को
उसको जन जन तक पहुंचाने, जनप्रिय बनाने, लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है पूज्य अशोक जी सिंघल। इन्हीं आदर्शों को लेकर हम लगातार अपनी अनवरत यात्रा करते रहते हैं। ऐसे ही इस यात्रा के क्रम में हमारे लोक पहल जो हमारा सांगठनिक स्वरूप है इन्हीं आदर्शों पर चलता है। और लोक पहल के हमारे माननीय संयोजक हैं प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब, और विजय कुमार सिंह भाई साहब के साथ इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी। और इसके आधार पर हमारे अनेक कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता, और इस मंच पर डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर भावेश जी जैसे कितने असंख्य कार्यकर्ता इसी राष्ट्रवाद के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, और लगातार इसी राष्ट्र की एकात्मकता और अखंडता के लिए बिल्कुल लगातार अनवरत हम अथक यात्रा करते रहते हैं सोशल मीडिया पर और फिजिकली भी, भौतिक रूप से भी। तो आज के हमारे वक्ता हैं, और मैंने ही आज हम लोगों ने जो विषय का निर्धारण किया है माननीय संयोजक लोक पहल के अनन्य सहयोग से, वो हमारा आज का विषय है। लोक पहल जिस विषय को लेकर चल रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी क्या सामयिकता है, क्या इसकी ये कितना करंट अफेयर में इसको होना चाहिए, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी रिलेवेंसी क्या है, और इस पर हम एक विमर्श करके, एक डिस्कोर्स चला के जनता का मन इस बात पर तैयार करने के लिए लगातार हम एक विमर्श चला रहे हैं। तो आज के हमारे जो महनीय वक्ता हैं, हमारे ही विचार परिवार के हम सब के अग्रज प्रोफेसर उदयभान सिंह सर हैं। उदयभान सिंह सर लोक पहल के ही हैं। लोक पहल और उदयभान सिंह एक दूसरे के प्रोफेसर उदयभान सिंह एक दूसरे के पर्याय हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह सह आचार्य दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश हैं। आप लोक प्रशासन जनसंचार पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से लोक प्रशासन में ही आपका शोध कार्य है, और आपने जो डिफिल या जिसे हम पीएचडी कहते हैं वह उपाधि भी लोक प्रशासन में के क्षेत्र में आपने प्राप्त की है। आप डॉक्टरेट उसी क्षेत्र से हैं, लोक प्रशासन से लगभग 31 वर्षों से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, अध्यापन कर रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से आपकी शोध परियोजना चयनित हुई है। 100 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपका प्रतिभाग है। 50 से अधिक पत्र पत्रिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन है। विभिन्न विषयों पर आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 44 शोध पत्र, शोध आलेखों का प्रकाशन। 29 वर्ष तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध गुरु नानक खालसा कॉलेज में आपने लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में दायित्व का निर्वहन किया है। 15 वर्षों तक इसी कॉलेज में जनसंचार एवं मीडिया टेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। 1998 से लेकर फरवरी 2023 तक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मीडिया चैनल डेनसाया चैनल व सिटी केबल यमुनानगर में समाचार वाचन, समाचार संपादन व कार्यक्रम निदेशक की भूमिका का निर्वहन किया है। मंच संचालन के लिए हरियाणा सरकार, भारत सरकार और अनेकों बार जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा व अनेक केंद्रीय व राज्य सरकारों के विभागों संगठनों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित किया गया है। वृत्त चित्र, पटकथा लेखन व निर्देशन के लिए अनेक बार मीडिया फेस्ट में पुरस्कृत हो चुके हैं। रंगमंच कलाकार के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। पंचनद शोध संस्थान की केंद्रीय संचालन समिति के आप सदस्य हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम निर्माण समिति व अध्ययन मंडलों के सदस्य के रूप में आप सम्मिलित हैं। अनेक व्यवसायिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों का आजीवन व सामान्य सदस्यता आपके पास है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और अभी हमने देखा है कि हरियाणा का जो हरियाणा में अभी जो फिल्म का फेस्टिवल हुआ था उसमें भी आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ के थी। तो आपका आयाम विस्तृत है। आप लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, पुस्तकों के प्रणेता हैं, साथ ही साथ आप मीडिया जगत से भी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे इस आभासी मंच पर आपका ही लोक पहल है, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जनता को का मन बनाने का आप सद प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम सर से हम लोग अपना वक्तव्य सुने,
डॉक्टर उदयभान सिंह सर से। उसके पहले मैं माननीय संयोजक लोक पहल से निवेदन करूंगा कि आज के विषय का समारंभ करें। डॉक्टर विजय जी भाई साहब। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। अच्छा हुआ कि वो भी प्रोग्राम हो गया और इस प्रोग्राम को भी आपने सही समय पे टेक ओवर कर लिया है, बड़ी खुशी की बात है। आज उदयभान सिंह जी का जो वक्तव्य हम लोग सुनेंगे, वो देश के बहुत महत्वपूर्ण नीति नियम जो बनने वाले हैं और जनता को जो जागरूक करके उनका विश्वास जीतने वाला है, ऐसे विषय लोक पहल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी एक मत, एक राय और चुनाव के महत्व को हम उतना अच्छा नहीं समझा पाए, जितना संविधान से हमको समझना चाहिए था या संविधान के क्रियान्वित करके उसको मजबूत करना चाहिए था। अगर हमारा एक राष्ट्र है, तो चुनाव एक क्यों नहीं? अभी तक हम ये समझ सकते थे कि स्वतंत्रता के बाद से पूरे देश में छोटे-छोटे राजवाड़ों को, छोटी-छोटी रियासतों को एक किया गया है, तो वहाँ की भावनाएँ अलग हो सकती हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है, वहाँ के नागरिकों के लिए, उन राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एकता के सूत्र में देश को बाँधने की बजाय जो विघटन की चीज़ें बढ़ती गई, ऐसे में इस विषय की बहुत ही प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और किंतु परंतु कुछ भी हो, लेकिन एक चुनाव एक देश का तभी हो पाएगा जब पूरे देश के लोगों का चुनाव और लोकतंत्र के प्रति एक विचार बन पाए। एक विचार वो राष्ट्र को समर्पित हो, एक विचार वो देश को नेतृत्व देके देश को वसुधैव कुटुंबकम और जो हम लोगों का सबसे बड़ा चीज है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत दुनिया को नेतृत्व देता था। यह सोच जन-जन की भावनाओं में उदय होगी, तभी एक एक सूत्र में हम बंध पाएँगे। तो विषय बढ़िया है, महत्वपूर्ण है और इस विषय पे अनवरत लोक पहल के प्लेटफ़ॉर्म पे चर्चा चले, यह हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और उसकी शुरुआत अगर एक विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर के द्वारा की जा रही है, तो वो लोग पहल के प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक सौभाग्य की बात है। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अपना वक्तव्य दें और हम सब लोगों को उससे लाभान्वित करें और डॉक्टर अखिलेश जी से अपेक्षा है कि इसको अनवरत श्रृंखला के तरह जैसे पिछले कई कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, चला के युवाओं को जागरूक करें और एक चुनाव क्यों होना चाहिए, एक चुनाव क्यों आवश्यक है पूरे देश के लिए, ये है चुनाव के खर्च को कम करके देश की बेरोजगारी को बढ़ाने में जो योगदान दिया जा रहा है, उसको कम कर सकता है, विदेशी कर्ज को कम कर सकता है, राष्ट्र की भावना को ओतप्रोत करके युवाओं को एक सूत्र में पिरो सकता है। तो इन सारे विषयों पे हमको जनता को जागरूक करना है और आज विषय डॉक्टर साहब द्वारा रखा जाए, ये खुशी की बात है। बहुत बहुत आभार भाई साहब। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है, क्योंकि इसमें संविधान के कई अनुच्छेद आते हैं, भारत की राष्ट्रीयता का ऐतिहासिक संदर्भ और परिप्रेक्ष्य आता है, और इसमें एक बड़ी बात आती है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी, कि एक अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे तो हम पर एक अधिक बोझ बढ़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वह है भारत की एकता और अखंडता का तत्व। भारत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट विल बी भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ संघ फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सर जैसा जानते हैं, भारतीय संविधान का एक चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और निर्देशन करता है। भारत का एक संघीय ढांचा है, और एक राष्ट्र एक चुनाव के इस प्रश्न पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की एक समिति बैठी थी। इसमें इस समिति पर ऐतिहासिक बहुत लंबा विमर्श हुआ, और देश के 2 दिसंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति बैठी, उच्च स्तरीय समिति, इसका उद्देश्य था कि एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव हो। तो उसने 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की कि भारत का पैसा बचेगा, मितव्ययिता। अब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन से लोक प्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है।
हमें 2047 तक हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ये सारे तत्व आएंगे जब हम चुनाव के खर्चे घटाएंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करेंगे। और यह भारतीय संविधान के उद्देशिका में भारत की एकता और अखंडता हमारा भारतीय संविधान का संकल्प भी है, संविधान सभा का संकल्प है। तो जो राजनीतिक हमारे यहाँ जो जनता की प्रतिक्रिया आई है, वह 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। और 80% प्रतिक्रियाओं में एक साथ चुनाव, माने वो जितनी प्रतिक्रिया जनता के तरफ से व्यक्त की गई है, 100 में से 80 लोगों ने कहा है कि भारत में एक चुनाव होना चाहिए। एक राष्ट्र है तो एक चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक समय पर, और उसके लिए संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। 47 राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचार रखे हैं। इसमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों को का हवाला देते हुए कहा है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। 47 राजनीतिक दलों ने, केवल 15 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो एक साथ चुनाव करने का समर्थन नहीं कर रही हैं। तो इसमें भी बहुमत, 47 के साथ बहुमत एक चुनाव कराने के पक्ष में है। विशेषज्ञों की जहां तक राय है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि विशेषज्ञों से जो परामर्श किया गया है, इसमें से अधिकांश लोगों ने, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीशों से अधिकतर ने, 70% ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारे पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस बात का समर्थन किया है। CICI, फिक्की, एसोचैम जैसे प्रसिद्ध व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है कि इससे भारत सरकार का एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची रुकेगी। और इसके कानूनी एवं वैधानिक पक्षों का विश्लेषण पर अगर ध्यान दें तो भारतीय जो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति बनी है पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 324A में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन प्रस्तावित है ताकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें। और इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोगों को अभी मन बनाना है, जनमत में, जनमन में, क्योंकि भारत की जो जन संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है, लोगों में अधिवास करती है, लोगों में निवास करती है, उसी के मन को प्रेरित और लोक शिक्षित करने के लिए इस आभासी मंच पर एक विद्वान प्रोफेसर उदयभान सिंह सर को, जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े समादर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ, बहुत सारा बोझ जो है, आपने लगभग केवल 100 किलो का भार था, तो आपने 75 किलो आपने कम कर दिया, अब रह गया 25 किलो। तो बिल्कुल सही बात। और जैसा कि सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा लोक पहल की पूरी टीम का, पूरी टोली का, और लोक पहल के मार्गदर्शक अभिभावक प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी का, और मौके पर आदरणीय श्री आशुतोष सिंह उपाख्य गुरु जी भी हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं। आशु गुरु जी भी हम सबके साथ में हैं, और साथ में लोक पहल के आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी। अभी प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों आवश्यक है उस पर बहुत सारी जानकारी दी, और उसी जानकारी को आगे बढ़ाया मेरे अनुजवत डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने। और उन्होंने बताया कि वास्तव में कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के किस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कब से प्रारंभ हुई, फिर क्या हुआ और आज क्या सिचुएशन है। दरअसल देश जब से स्वतंत्र हुआ और जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर के, और जब से चुनाव प्रारंभ हुए से लेकर अब तक, कुछ दूर तक तो चुनावी प्रक्रिया ठीक चलती रही, बाद में वो गड़बड़ा गई। तो बाद में फिर अच्छा, गड़बड़ ही नहीं हुई, अव्यवस्थित ही नहीं हुई, बल्कि उसमें से अनेक प्रकार की विसंगतियां भी पैदा हुई, और उन विसंगतियों का, उन विद्रूपताओं का असर जो है, जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है
राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं या जीवन हैं, वो सब प्रभावित होने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा, उनके मूल में जब खोजा गया तो देखा गया कि कहीं ना कहीं राजनीति हम सबके जीवन में आ, आ, मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में, मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को राजनीति प्रभावित करती है। ये हम सबको पता ही है। प्रोफेसर विजय कुमार जी, डॉक्टर अखिलेश जी, जो भी राजनीति शास्त्र के विद्वान यहाँ पर हैं, सबको पता ही है कि राजनीति हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से प्रभावित करती है। तो उसके मूल में जब ढूंढा गया तो राजनीति और राजनीतिक अव्यवस्था, और राजनीतिक अव्यवस्था का जो मूल था वो था चुनावी प्रक्रिया का अव्यवस्थित होना। तो अनेक बार अनेक विद्वानों ने भी, अनेक राजनेताओं ने भी, अनेक राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने, राजनीतिक व्यवस्था के विद्वानों ने भी मत व्यक्त किया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव ही इस समस्या का समाधान है। राजनेताओं में अनेक लोगों ने समय समय पर बात कही, लेकिन मुख्य रूप से जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हुए हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने इसे प्रमुखता के साथ बल देकर के कहा कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव बड़ा सामान्य सा अर्थ है कि ये जो दुनिया भर के चुनाव होते हैं और उनमें जो प्रमुख हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं, स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज, और स्थानीय नगरीय जो शासन है, नगर निगम है, नगर परिषदें हैं, नगर सभाएं, अलग अलग नामों से अनेक अनेक प्रांतों में अनेक अनेक नामों से इनको जाना जाता है। इनके चुनाव एक साथ हों, क्योंकि हम देखते हैं पिछले जून 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, फिर अक्टूबर में जाकर के हरियाणा के चुनाव हुए विधानसभा के, फिर उसके बाद हरियाणा में अभी नगर निगम के चुनाव हुए। तो होता क्या है, अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसका चुनाव, जिसका मत, जिसे वोट डालना होता है यमुनानगर में, अब मैं हूं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, अब मैं पहले लोकसभा के चुनाव के लिए जाऊं, फिर विधानसभा के चुनाव के लिए जाऊं, फिर अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो वहां भी जाऊं। तो कहने का तात्पर्य यह कि आना जाना, समय, आर्थिक खर्चा, ये सब बंद होना चाहिए, ये सब समाप्त होना चाहिए। ये सब कैसे होगा? जब एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इन सब चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है और उसके कारण जो अव्यवस्था की स्थिति का निर्माण हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए 2-3 सितंबर 2023 में भारत सरकार ने, जैसा कि अभी बताया अखिलेश जी ने, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री रामनाथ कोविंद जी ने, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति कितनी कारगर साबित होगी, कितनी सही होगी भारत के लिए, इन सब का विचार करने के लिए, इन सब की जांच करने के लिए, विचार मंथन करने के लिए उनके साथ में 7 अन्य लोग भी थे। यानी पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी को मिला करके उस समिति में कुल 8 सदस्य थे और इनका एक ही उद्देश्य था कि एक देश एक चुनाव की व्यवहारिकता पर अध्ययन करना, विचार करना, उसका क्रियान्वयन कितना व्यवहारिकता के धरातल पर कितना सही साबित हो सकता है, उसका अध्ययन करना और फिर उन संभावनाओं का पता लगाना। और अनेक जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी संबंधित पक्ष थे, उन सब से, राजनीतिक दलों से, अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया, अखिलेश जी ने, कि 42-43 राजनीतिक दलों से भी बात की। अधिकांश ने कहा कि हाँ भाई, एक देश एक चुनाव की पद्धति लागू की जानी चाहिए। अनेक व्यापारिक संगठनों से, जैसा कि भाई साहब ने बताया, और स्टेक होल्डर्स भी थे बहुत सारे, जनता के भी विविध जो पक्ष थे, वर्ग थे, उनसे भी सलाह मशविरा लिया गया, उनसे भी विचार विमर्श किया गया, उनसे भी उनकी राय ली गई और
इन तमाम पक्षों से बातचीत करने के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी और उस रिपोर्ट को बाद में राष्ट्रपति के माध्यम से भारत केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को वहां उसको सौंपा गया और केंद्र सरकार मोदी कैबिनेट ने इस समिति के द्वारा दी गई संस्तुतियों को न केवल स्वीकार कर लिया बल्कि इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और भी इस पर चिंतन मनन हो मंथन हो। ठीक है, तो उसके लिए लोकसभा में प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद इसे जेपीसी यानी संयुक्त ज्वाइंट कमीशन होती है जेपीसी उसको सौंप दिया गया ताकि इसको लेकर के और व्यापक विचार विमर्श हो ताकि किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी बेसी ना रहे। एक बात और, जो बात अभी अखिलेश जी ने बताया कि रिपोर्ट से जुड़े हुए जो बिल हैं उसे लोकसभा में प्रस्तुत करना और साथ में इसमें जो संविधान संशोधन करना है, क्योंकि इतना बड़ा अगर काम करना है, जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं का आलम है, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है, पटरी पे लेकर के आना है, तो उसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उनमें पहला बिल है संविधान संशोधन से पहले 129वां संविधान संशोधन बिल। वैसे तो पांच जो बिल हैं, 5 संविधान संशोधन की प्रस्तावना की गई है, लेकिन 2 प्रमुख हैं। पहला बिल है 129वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2024 है, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष ने इन बिलों पर विस्तृत चर्चा के लिए व सर्वसम्मति बनाने के लिए इन्हें संयुक्त समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को इन्हें सौंप दिया है ताकि इन पर और चर्चा हो और विमर्श हो और चर्चा और विमर्श और इस विषय को लेकर के जितने स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, विद्वान हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सभी मिलकर के उस पर चर्चा करें और उसके बाद फिर इसको अंतिम रूप दिया जाए। अब अगला जो पक्ष आता है कि अभी ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2034 तक ये सब अगर मान लीजिए यह जेपीसी से पारित होकर के, वहां से संशोधित होकर के, वहां से पास होकर के फिर संसद में पहुंचती है, पास होती है, राष्ट्रपति महोदया का उसमें हस्ताक्षर होता है, उनकी स्वीकृति मिलती है और ये राष्ट्रपति के अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद अगर इसे लागू भी किया जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि 2034 तक ही इसका क्रियान्वयन संभव हो पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप समाचार पत्रों में अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं को, अनेक विद्वानों के मतों को आप सुन ही रहे होंगे कि इतना आसान नहीं है एक देश एक चुनाव की पद्धति को स्वीकार करके उसको लागू कर देना। और ये भी कहा गया है कि अगर ये संसद के द्वारा पारित भी कर लिया जाता है तो इसे 100 दिनों के अंदर, मान लीजिए इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है तो 100 दिनों के अंदर, ध्यान रहे, आप सभी से निवेदन है कि ध्यान देंगे कि यदि एक देश एक चुनाव की पद्धति को हम स्वीकार कर लेते हैं, अपना देश स्वीकार कर लेता है, तो 100 दिन के अंदर ही अंदर लोकसभा के भी चुनाव करवाने होंगे, सभी विधानसभाओं के भी चुनाव करवाने होंगे और साथ साथ में स्थानीय निकायों के भी चुनाव करवाने होंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और एक बात और, कई बार बात आती है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? ऐसी बात नहीं है। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था शुरुआत में थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, 1951-52 में जब चुनाव हुए, तो 1951-52 में
1957 में, 1962 में और 1967 में, यानी 1967 तक ये व्यवस्था लागू रही। यानी जब जब चुनाव हुए, पहला चुनाव 1951-52 में, उसके बाद दूसरा 1957 में, 1962 में और अगला जो चुनाव हुआ 1967 में। तब तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं एक साथ चला करते थे, यानी क्रम ठीक चला। तब तक 1967 तक क्रम जो था वो क्रम ठीक चला, मगर 1967 के बाद परंपरा बिगड़ गई। कहीं विधानसभा भंग हो गई, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और कहीं मध्यावधि चुनाव हो गए, कहीं अन्य प्रकार। और उसके बाद अब वो स्थिति जो निर्माण हुई 1967 में, और उसके बाद से जो स्थिति का निर्माण हुआ वो आज तक चल रहा है। वो मैंने अभी बताया, जून 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, फिर उसके बाद उसके पहले उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद हरियाणा में स्थानीय निकायों चुनाव हुए, अभी भी कई जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। हालात ऐसे बने कि अब साल भर या हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। अनेक राजनेताओं ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनेक राजनेता इन सब परिस्थितियों से तंग आकर के अनेक प्रकार की विसंगतियों को देखते हुए अनेक राजनेताओं ने, अनेक विद्वानों ने बार बार कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 2015 में राष्ट्रीय विधि आयोग ने सुझाव दिया कि इस देश में अगर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से व अन्य देश से अन्य प्रकार से उन्नति यदि करनी है तो एक देश एक चुनाव की पद्धति को लागू करना ही पड़ेगा। इससे न केवल करोड़ों रुपयों की बचत होगी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विकास होगा। अब मुझे लगता है कि मोटी मोटी बात मैंने बता दी है। अब बात आ गई पक्ष और विपक्ष की। अब पक्ष में तर्क, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, अखिलेश जी ने भी चर्चा की, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी ने भी चर्चा की कि इसके फायदे भी हैं। फायदे हैं तो इसका विरोध करने वाले इसका नुकसान भी बताते हैं। और पहली नजर में हमें और आपको भी लगेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैसे हो सकता है। पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि पैसों की बचत होगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार अतिरिक्त पैसा लगता है। लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय फिर से पूरा वही अमला आएगा, वही स्टाफ आएगा, वही कर्मचारी आएंगे, वही पुलिस वाले आएंगे, वही हम और आपकी ड्यूटी लगेगी। कोई रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई मतगणना अधिकारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, फिर वही प्रक्रिया, फिर स्थानीय निकायों के चुनाव में नगर निगम के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे। यानी बार 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 वही जब चुनाव होते हैं तो पैसे, मतलब एक ही काम के लिए पैसे अनेकों बार लगाए जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूरे देश में एक देश एक चुनाव पद्धति लागू ही किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आचार, अच्छा, चुनाव जब आते हैं तो उस समय आचार संहिता लग जाती है। आधी सड़क बनी है, आधी छूट गई। अब वो कब तक छूट गई? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब चुनावी प्रक्रिया देखिए कितनी कितनी लंबी चलती है, आपको पता ही है। लोकसभा के चुनाव जब हुए तो आपको पता ही है कितने कितने महीने लगे। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव। अब कोई निर्माण का कार्य, विकास का कार्य, उत्थान का कार्य कुछ चल रहा है, चुनाव आचार संहिता लग गई, चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव आचार संहिता लग गई, विकास के कार्य प्रभावित हो जाते हैं, कल्याण के कार्य प्रभावित हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए एक बार चुनाव हो, एक देश एक चुनाव हो, इसका समर्थन करते हैं। बार बार चुनाव करवाने से जनता परेशान भी होती है, चिल्लाती है और इसीलिए वोट देने से कतराती है। अभी तो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, अब विधानसभा के लिए बुला लिए, अब पंचायतों के लिए बुला लिए, अब उनके लिए बुला लिए। जनता परेशान हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, अब मैं 3 बार गया यमुनानगर, जून 2024 से लेकर के अभी मार्च तक 3 बार यमुनानगर गया। हर बार जाना, अच्छा मैं तो चलो 8-10 घंटे, कई लोग तो जो प्रवासी होते हैं, बिहार के लोग इधर पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, अब वो चुनाव देने के लिए वहां जाते हैं। अब अगर अलग अलग समय पर चुनाव होंगे तो वो कितनी बार जाएंगे, कितनी बार वोट डालेंगे? इसलिए क्या होता है, वो जाते ही नहीं है। फिर एक आध बार दे आए, हो गया।
एक आध बार देकर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, मतदान प्रतिशत में भी अंतर आता है। हम चिंता करते हैं ना, बाकी देशों में तो 95%, 90%, 90%, 95%, कहीं कहीं तो 100% मतदान होता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ 30%, 25%, 40%, 60%, 55%, अधिकतम बहुत ज्यादा हो गया 70%, बहुत ज्यादा हो गया। क्यों होता है ऐसा? उसका कारण यही है। इसलिए एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अच्छा, अगर ये बार बार चुनाव ना हो तो चुनाव आयोग और अत्यधिक तकनीकों का इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा आधुनिक बना सकता है, इफिशियंट हो सकता है, और उपयोगी और कुशल बन सकता है। चुनाव आयोग और ज्यादा योग्यता से कार्य कर सकता है। इसलिए पूरे देश में एक देश एक चुनाव पद्धति लागू ही होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं इसका समर्थन करने वाले। राजनीतिक पार्टियों के खर्च में कमी। अब देखिए, एक चुनाव होगा तो तीनों स्तरों के चुनाव के लिए वो 10 रुपए खर्च करेंगे, और अलग अलग चुनाव होंगे तो 10 या 30 रुपए खर्च होंगे। अब एक इसी प्रकार से चुनाव आयोग को भी पैसा बचेगा, राजनीतिक दलों को भी पैसा बचेगा, और बार बार चुनाव करने से भ्रष्टाचार का भी जन्म होता है। वो किसी ने कहा, चांद में आग हो तो गगन क्या करे, चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे, मुझसे मेरे तिरंगे ने रोकर कहा, कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। अब कुर्सियां भ्रष्ट क्यों ना हो? इतना पैसा जो लगाती हैं राजनीतिक दल, नेता लोग, फिर वो क्यों लगाते हैं? और खोल करके पैसा इसलिए लगाते हैं कि जैसे ही हम जीतेंगे, जितना पैसा हमने लगाया है उससे 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना वसूल कर लेंगे। इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बलों पर भार व खर्च कम होगा। मैं थोड़ा संक्षेप में करूंगा। अब सरकारी मशीनरी 3-3 बार आकर के बैठती है, 3-3, 4-4 बार आकर बैठती है, पूरा अमला, पूरा पूरा स्टाफ आकर के बैठता है, तो कम से कम उनके ऊपर जो कार्यभार है वो कम होगा। सुरक्षा बल, हर बार जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, पड़ोस के जिलों से, पड़ोस के राज्यों से हमको पुलिस बल मंगाना पड़ता है, सीआरपीएफ मंगानी पड़ती है, बाकी बल मंगाना पड़ता है। एक बार मंगाया जाए, एक बार व्यवस्था की जाए और तीनों चारों स्तरों के चुनाव करवा दी। इसलिए कहते हैं, इसका समर्थन करने वाले, एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले कहते हैं कि पूरे देश में एक समान पद्धति, चुनाव की एक पद्धति हो, यानी एक देश एक चुनाव हो। शासन में निरंतरता। अब बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ये भी परेशान होते हैं। एक काम कर रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो गई, गोला झंडा लेकर के वहां पहुंचो भाई, चुनाव करवाओ, ठीक है। जन कल्याणकारी कार्यों में ज्यादा फोकस अधिकारी नहीं दे पाते, बार बार चुनाव होने के कारण। आचार संहिता लगने से, हाँ ये भी हो गया, ठीक है। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हो पाती, इसके बारे में भी चर्चा मैंने कर ली है, ठीक है। और आर्थिक बोझ भी देश पर पड़ता है। आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी विवाद भी बढ़ते हैं। चुनावी विवादों की भरमार है न्यायालयों के ऊपर, चाहे वो स्थानीय न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। वहां पर चुनावी विषयों के विवाद ही वहां पर इतने ज्यादा हैं कि उनकी सुनवाई में ही जजेस लगे रहते हैं। तो इन सब से मुक्ति होगी यदि एक देश एक चुनाव पद्धति लागू होगी। और ये कोई हमारे देश में लागू करने की बात की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले कई देशों का अध्ययन भी किया है श्री रामनाथ कोविंद समिति ने। दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था लागू है, एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका में, स्वीडन में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, बेल्जियम में, अमेरिका में भी लगभग लागू है, जर्मनी और जापान का। और इन देशों का तो अध्ययन भी इस समिति ने किया है, रामनाथ कोविंद समिति ने इन 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 देशों का तो अध्ययन भी किया है जाकर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बेल्जियम, जर्मनी और जापान का। तो इसलिए अपने देश में भी एक देश एक चुनाव की पद्धति को लागू ही करना चाहिए, ऐसा समर्थकों का मानना है। लेकिन लागू तो करना है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहली चुनौती है आर्थिक। अब एक देश एक चुनाव, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक देश एक चुनाव को लागू करना इतना आसान भी नहीं है। कई बार हम समझ लेते हैं कि नहीं लागू हो जाएगा। सबसे पहली चुनौती है आर्थिक चुनौती। ईवीएम खरीदना,
दुनिया भर के चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जो चुनाव आयोग के खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि ईवीएम खरीद पर ही 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च का अनुमान है। अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, ऐसा माना जाता है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। अब जब एक साथ चुनाव होंगे तो अब अनुमान लगा सकते हैं कितना खर्चा आएगा। सुरक्षा बलों में 50% की बढ़ोतरी, स्टाफ में 50% की बढ़ोतरी, और स्टाफ में 50% की बढ़ोतरी का मतलब कितना खर्चा बढ़ेगा। उनको भर्ती करना, उनको तनख्वाह देना और सब प्रकार की सुविधाएं देना। फिर उसके बाद बीच में मान लीजिए अगर हम लागू कर देते हैं, सपोज हम इंप्लीमेंट कर देते हैं इसको, मान लीजिए कहीं पर व्यवस्था गड़बड़ हो गई, संवैधानिक संकट आ पड़ा बीच में ही, तो उसका क्या समाधान है। बीच में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में या केंद्र में राजनीतिक संकट, तब क्या, ये चुनौती है। क्या समाधान होगा फिर, इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। सोच रहे हैं उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन आज की तिथि तक तो ये चुनौती है ही। संविधान संशोधन, अब ये इतना महत्वपूर्ण कदम अगर उठाया जाएगा सरकार के द्वारा तो संविधान संशोधन करवाया जाएगा। और संविधान संशोधन केवल संसद के 2/3 बहुमत से ही होगा ऐसा नहीं है, राज्यों के विधानसभाओं से भी और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए उनसे अनुमति लेना कितनी मुश्किल होगी, कितना मुश्किल होगा। कितने राज्यों में वर्तमान में केंद्र शासित जो राजनीतिक दल हैं उनकी सरकार है, और कहाँ कहाँ उनकी सरकार, उनके राजनीतिक दल की सरकारें नहीं है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और साथ में राजनीतिक दलों की सहमति लेना भी चुनौती है। अभी भाई साहब बता रहे 42-45 राजनीतिक दलों से जब सहमति, हालांकि पक्ष में आया है 32-33 लोगों ने कहा कि हाँ अभी करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति चाहिए। लोकतांत्रिक राष्ट्र है अपना, तो सबकी सहमति मिले, 2, 4, 6 तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होना चाहिए। विधानसभाओं के, अच्छा अगली चुनौती है कि विधानसभाओं के कार्यकालों को ध्यान दें, वर्तमान जो विधानसभा के कार्यकाल चल रहे हैं उन्हें लोकसभा के कार्यकाल के साथ समन्वित करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले 2029 तक लोकसभा के कर लिए जाएं और उसके बाद जा करके भी 2034 में तीनों स्तरों पर जाकर के चुनाव करवाए जाएं। ठीक है, ये चुनौती है, कुछ नुकसान है। कोई एक पार्टी, अब मान लीजिए किसी राज्य में कोई एक पार्टी बहुमत प्राप्त करने में विफल हो जाती है, तब क्या होगा, तब क्या समाधान, तब क्या उपाय, इस पर ही विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, और एक जो बहुत प्रखरता के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं, जिनका कहना है कि एक देश एक चुनाव लागू करने से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा हम लोगों को होगा, अर्थात क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। क्या कहते हैं कि उनका महत्व घट जाएगा। एक साथ चुनाव होगा तो मेरे नगर, मेरे गांव में नाली का जो मसला है, साफ सफाई का मसला है, मेरे गांव की जो समस्या है, मेरे नगर की जो समस्या है, वो लोकसभा के चुनाव जब होंगे, एक साथ होंगे तो उसमें दब जाएंगे। तो इसका क्या समाधान होगा। तो ये भी है। अच्छा, फिर एक बात और उठाते हैं क्षेत्रीय दल, छोटी पार्टियां, कि जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके पास तो अथाह पैसा है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जब एक साथ चुनाव होंगे तो वो ज्यादा आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो उसका क्या समाधान। तो कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि मोटी मोटी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि 1952 से जब से चुनाव प्रारंभ हुए से लेकर के अब तक जो चुनावी प्रक्रिया में विद्रूपताएं आई, विशेषकर 1967 के बाद, उन विद्रूपताओं से इस बात ने जन्म लिया कि इस देश में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए, पद्धति लागू की जानी चाहिए। लेकिन अच्छा, इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति जो गठित की गई, उसने सुझाव भी दिए, उस पर चर्चा भी हुई, व्यापक चर्चा मंथन भी हुआ, फिर भी अभी भी चल रहा है। संसद में प्रस्तुत किया गया, संसद ने जेपीसी को दे दिया है, अभी भी चर्चा चल रही है। उसकी अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं, लाभ हैं।
फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जिनकी चर्चा मैंने जो है आप सबके सामने यहाँ पर की है। अखिलेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा है वह एक पक्षीय ना हो। हम आपने चर्चा ओपन कर दी, प्रोफेसर विजय कुमार जी ने भी चर्चा ओपन कर दी, मैंने थोड़ा और ज्यादा बोल करके ओपन कर दी है। तो या तो अभी अगर समय हो, मुझे लगता है कि 5:56 हो गए हैं, अगर अभी भी जितने प्रतिभागी हैं उनसे भी हम विचार ले लें, या अभी ना हो संभव हो पाए तो अगली बार हम, जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी मार्गदर्शन दिया है कि इस पर दो चार गोष्ठियां और 15-20 मिनट 30 मिनट मुख्य वक्ता विषय रखें, और फिर उसके बाद चर्चा ओपन किया जाए, ऑन कर दिया जाए, उस पर ठीक है सब सर। कोई अपने विचार रखें और तब जा करके चीजें निकल करके आएंगी। तो आज के संदर्भ में मेरा विषय यहीं पर संपन्न होता है। एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। हमारे पैनल में अभी नहीं आ पाई हैं विद्या विभूति, चंद्रशेखर उसेट और देवकी सिंह। अगर हाँ, देविका जी, अगर ये इन लोगों को आप पैनल में लेने की कोशिश करिए, भेजिए। और इन लोगों मैं से आपको बताना चाहूंगा अखिलेश जी हाँ, कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी मेरे कुलीग हैं, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय जी जी, विश्वविद्यालय तो से। मेरा निवेदन ये है कि आप लोगों को जब जाए पैनल एक्सेप्ट करने के लिए तो डिक्लाइन मत करिए, आप एक्सेप्ट करिए और पैनल में आइए, तो हाँ हाँ आपके हाँ। भी विचार हम लोग सुनेंगे। जी जी जी। देविका जी आज की और संचालिका। ये जो उदय देवकी सिंह है वो तो श्रीमती जी हैं, वो भी आ जुड़ी जाए हुई कर, हैं हाँ, तो सभी लोग आज। पैनल में आ जाएं। विद्या विभूति जी और भाभी जी देवकी सिंह को बहुत बहुत प्रणाम। चंद्रशेखर जी भाई साहब, आप भी पैनल में आ जाइए, और विद्या विभूति जी आप लोग भी पैनल में आ जाइए। अब जैसा कि एक अच्छी परंपरा है, पैनल में आ तो जाऊं, हमारे यहाँ तो समझ लो। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। डॉक्टर हर्ष जी, इस पर अपनी बात रखिए। डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, तब राजीव जी भाई साहब, सनी कुमार, डॉक्टर हर्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज इस लोक पहल के मंच पर एक बहुत ही गंभीर और समीचीन विषय पर एक उद्बोधन प्रोफेसर उदयभान सिंह सर के माध्यम से प्राप्त हुआ। और हम लोग अक्सर जब यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम्स में तैयारी करते थे तो एक ऐसे जरूर इलेक्शन रिफॉर्म पे आता था, और हम लोग उसकी तमाम सारी कवायदें आज प्रोफेसर उदय भान सिंह सर को सुनते हुए वो सारी बातें पुनः स्मरण हुई। उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से जो उसकी राजनीतिक मीमांसा है और जो क्षेत्रीय दलों का उदय बनाम बड़े दलों का और डिसेंट्रलाइज बनाम सेंट्रलाइज कि उन्होंने कई सारे आयाम खोले। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये भी कही कि ये वास्तव में एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये जाना चाहिए, इसमें बहुत सारी बातें निकल के आनी हैं। मैं अर्थशास्त्र के एक शिक्षक के नाते मुझे एक जो चीजें इसमें समझ में आती हैं, मैं प्रोफेसर उदयभान सिंह की ही बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। दरअसल में ये एक बुनियाद है किसी भी लोकतंत्र की, फ्री और फेयर इलेक्शन होना ये एकदम बुनियाद है। और हम लगातार इस दिशा में वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और तब से हमने काफी सारी इस प्रक्रिया में बहुत सारी तब्दीलियां आई, और उन सब का परिणाम ये हुआ कि एक दल से फिर हम कई दो दलीय व्यवस्था की तरफ भी गए, क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ, और अब हम एक जा रहे हैं एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर एक देश और एक इलेक्शन की बात आ रही है। भारत अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही विविधतापूर्ण राष्ट्र है, और हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। और अगर उसमें हम आर्थिक चुनौतियों को भी जोड़ दें तो ये विषमताएं और भी अधिक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल इस पर बहुत ज्यादा होमवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी जब हम इसको एग्जीक्यूट, हालांकि
प्रोफेसर उदयभान सिंह ने एक एक बात को बहुत बारीकी से उठाया कि भाई स्टेट में जो इलेक्शंस हो गए उनकी कैसे कार्य अवधि को हम एक सेंट्रल के इलेक्शन के साथ एडजस्ट करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरीके से, याद है मुझे कि 1952 में भारत ने पहला एक प्रोग्राम जिसको डेवलपमेंट के नाम पे प्रोग्राम शुरू किया था, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो भारत की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। यानी भारत ने अपने विकास की जो नीति निर्माण किया उसमें सबसे पहला जो निर्धारक तत्व था वो था भौगोलिक विषमताएं। और उन भौगोलिक विषमताओं को हम आज कितना, हालांकि तब का भारत 1952 का भारत और 2025 का भारत वाकई बहुत अलग है। आज हम एक ही राज्य से दूसरे राज्य को यात्रा बहुत कम समय में करने में सक्षम है, चाहे वो रेल के माध्यम से, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो या हवाई मार्ग से माध्यम हो। लेकिन फिर भी अभी ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसमें हम भौगोलिक, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जो इलेक्शन है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अपने उद्बोधनकर्ता में प्रोफेसर ने ये बातों को भी रखा कि किस तरीके से कितना सारा डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में जो इलेक्शंस में जो लोग काम करते हैं, जो कामगार हैं जिनको पीठासीन के रूप में नियुक्त किया जाता है अलग अलग लेवल पे, उनके सामने कितनी सारी चुनौतियां होती हैं। और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बाद में यह खुद स्वीकार किया था कि जो जिस मौसम में चुनाव हमने कराया उससे हम अवॉइड कर सकते थे। बहुत ही विषम परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ था, जो न केवल वोट देने वाले लोगों के हक में रहा और ना ही जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो उसमें लगे हुए थे। तो निसंदेह ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपको सुन के और इस विषय पर एक आधिकारिक वक्तव्य के रूप में मेरी खुद की भी समझ बहुत ज्यादा विकसित हुई। इस विषय पर और भी अच्छे वक्तव्य डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ाएं जैसा कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदयमान सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी, अपनी धन्यवाद दृष्टि धन्यवाद। आपने प्रस्तुत की और बहुत सूक्ष्मता से कई बातों को इकट्ठा भी किया। जो चुनाव समिति है उसमें लाभ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो प्रशासनिक व्यवस्था, जैसा आपने कहा, सुरक्षा बलों पर खर्च कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन संभव होगा, चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो देश में कम से कम एक चुनाव होगा तो इन चुनाव के चलते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान होता वो कम होगा। आर्थिक लागत अधिक है, इस लागत में कमी आएगी। डॉक्टर हर्ष जी ने भी कहा चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनावी ड्यूटी संबंधित कार्यों के कारण जो नियमित कर्तव्यों में बाधा होती है कार्यक्रम में उनका भी हमें लाभ मिलेगा। चुनाव बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले लाखों जो मानव के घंटे उसमें ह्यूमन रिसोर्स के लगते हैं उसमें कमी आएगी। नीतिगत जो पक्षाघात का सामना करता हमारे पास जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है उसका भी कमी हमारे में आएगी। आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, उसमें भी कमी आएगी। किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। संवेदनशील क्षेत्रों में जो सुरक्षा बल लगे रहते हैं उनको इधर से उधर विस्थापित करना पड़ता है, इस पर भी एक बड़ा व्यय आता है। तो ये सारा चीज कम होगा। और एक राष्ट्र और एक चुनाव में ये साधारण बात नहीं है। इसको सबसे पहले अगस्त 1918 में न्यायमूर्ति बीएस चौहान, जो भारत लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने सर्वप्रथम एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। उसी के बाद ये प्रक्रिया भारत में तेज होती है और भारत में जो इसके विधि विशेषज्ञ हैं उनमें गंभीरता पूर्वक इसकी चर्चा की गई। और इस समिति में भी देश के जाने माने जो 8 सदस्यीय समिति थी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता विपक्ष उस समय थे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा में पूर्व महासचिव और जाने माने संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल रहे हरीश साल्वे,
पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जैसे विद्वान गणमान्य लोग इस कमेटी के सदस्य थे। और उन्होंने, सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा किया है, जिस ओर अभी विशेषज्ञों का ध्यान ठीक से नहीं गया है। आपने कहा कि एक तो आपने ये प्रश्न उठाया, लेकिन बड़े इशारे में उसको ठीक ढंग से कहा कि भारत में अगर एक अनुच्छेद है 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी तो क्या समस्या आएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर मैं ये नहीं कहता कि किसी ने विचार नहीं किया है, विचार किया है, लेकिन संविधान के 82A में संशोधन होगा, ये तो सब हो गया। राज्य विधानसभाओं के लिए संशोधन होगा, ये तो सब हो गया। पहले गठन से हाँ, कुल पांच हाँ संशोधन प्रस्तावित हैं, कुल हाँ 5 जी। संशोधन प्रस्तावित हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं गया है ठीक से कि अगर 360 आ गया और 356 आ गया, तब हम्म वैसी परिस्थितियों में हमें क्या करना पड़ेगा। यद्यपि इस ओर थोड़ा सा सरकारिया रिकमेंडेशन के बाद जब SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो उसमें कुछ हम्म सेफगार्ड लगा देते हैं। उससे अभी आगे बढ़ के सोचने की आवश्यकता है। इस विषय को जो आपने इस विमर्श में गंभीरता से उठाया है, मैंने बहुत पढ़ा है सर, लगातार पढ़ रहा हूं, लेकिन 356 60 पर नजर अभी भी नहीं जा रही है। मैं बहुत दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज लोक पहल के इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस डिस्कोर्स को हम लोग लेके आए हैं। आपका इसलिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। पूरी समिति का सर रिपोर्ट मैंने लगभग मोटा मोटी देखी है, उसमें भी 360 और 56 को उन लोगों ने छोड़ रखा है। उस पर हम्म क्या होगा? कैसे हम विधानसभा, या तो हम भंग ही नहीं करेंगे, और केयर हम्म टेकर वो सरकार कैसे चलेगी? इस पर अभी विमर्श नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैंने उस समिति के जो अमेंडमेंट वाले भाग हैं, संशोधन वाले भाग हैं और अनुच्छेद वाले भाग हैं, बड़ी गहराई से देखा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें इन 2 तत्वों को उन लोगों ने छोड़ रखा है। अब उस पर क्या आगे होगा, लेकिन हम लोगों ने इस विषय को उठाया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तो सनी ऐसा कुमार है ना, अब हम लोग चर्चा करेंगे 2-4 गोष्ठियां जल्दी करके। जी 2-4 गोष्ठियों के बाद इसकी जो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल करके उसको भेजेंगे ना, अपन जेपीसी को भेजेंगे ना। बेचेंगे बिल्कुल, जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी का कमीशन को। ईमेल है हमारे पास, हाँ जेपीसी जी जी जेपीसी का है, जी जी। ठीक है ना, और हम भेजेंगे। अब लोक पहल की तरफ से इसको हम भेजेंगे। बिल्कुल, सनी लोक पहल कुमार। की तरफ से, हाँ जी लोक जी पहल की जी तरफ से भेजिए। यही तो हमारे, देखिए, हम जो विमर्श कर रहे हैं, चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं, उसका नेनु नवनीत तो यही है कि जो निकले जी फिर हम बिल्कुल। संबंधित विभागों में, संबंधित क्षेत्र में उसको भेजें। जी जी बिल्कुल 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 भाई साहब। अब सनी कुमार जो शोध छात्र राजनीति विज्ञान है, कुछ टिप्पणी। सनी कुमार, डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर राजीव जी, बहुत चीन की बहुत धरती से आभार। आपका बहुत स्वागत, अभिवादन। और आप की प्रतिबद्धता को मैं प्रणाम करता हूं कि हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। हमारे तो कार्यकर्ता है ही हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने वाले हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी मेरे हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत आभार सर। मैं आशुतोष सर और उदयभान सर को प्रणाम करते हुए, आज का जो हमारा विषय है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम अपनी आजादी से इतनी दूर आ चुके हैं कि जब देश में रहा होगा एक देश एक चुनाव, तो आज की पीढ़ी शायद उससे रिलेट नहीं करती होगी, या ज्यादातर लोग रिलेट नहीं कर पाते होंगे जो आज के युवा हैं। परंतु एक देश एक चुनाव हर कारण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब भी हम किसी पॉलिसी को लागू करते हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कोई भी पॉलिसी लागू करते हैं तो उस पॉलिसी की 100% सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकती। परंतु यह देखना बहुत आवश्यक है कि आज का जो हमारा नेतृत्व है, उसकी नीयत कैसी है, वो क्या चाहता है। शायद एक देश एक चुनाव, जब जैसे जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी लागू हुआ, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे सुधार किए गए, परंतु वो सुधार हमें चाहिए थे, ये पता हमें तभी जब चला जब हमने उसको लागू किया। तो सैद्धांतिक रूप से जब हम देखते हैं तो एक देश एक चुनाव बिल्कुल ही सही बात है। क्योंकि क्या है कि जब हमारे देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को उस तरह एडजस्ट कर लिया
जब एक देश एक चुनाव होगा तो वो भी अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और हमारी जनता भी इस तरह एडजस्ट कर लेगी। हमारी जनता जब अब आज भी कहते हैं कि हमारे देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी जनता नहीं है। हमारे देश का जो आप दिल्ली का मेट्रो देखेंगे तो वो लाल पीला हरा नीला इस तरह से मेट्रो भी बनाया गया है ताकि आम जनता उसको समझ सके। परंतु जनता की बुद्धि पर उस पर हम अगर भरोसा न करें और फिर लोकतंत्र की बात करें तो ये दोनों आपस में विरोधाभासी है। तो उदय भान सर ने बहुत एकेडमिकली इस विषय को रखा ही है। भारत सरकार भी इस बारे में चिंतित है, परंतु थोड़ा एक सोचनीय बात यह है कि हमारे देश की ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इससे अपने आप को दूर रखना चाहती है या इसको किसी तरह से, जैसे होता है गुब्बारा फूलता है उसके अंदर, तो वो इस तरह का काम करने का प्रयत्न कर रही है। परंतु न केवल सैद्धांतिक रूप से एक देश एक चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, परंतु जो हमारे पास आज का नेतृत्व है उस नेतृत्व के संगठन चलाने की क्षमता, देश चलाने की क्षमता का हमें उपयोग करना चाहिए। हम किसी विषय को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हाँ हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे गांव में फुटबॉल होता है तो अचानक से एक टीम कह देती है हम अब नहीं खेलेंगे, हमें ये पसंद, ये गोल नहीं हुआ, हमें ये पसंद नहीं है। तो हमारा जो विपक्ष है हमारे देश का वो आजकल इस तरह की जो बातें कर रहा है, ये हमारे लोकतंत्र को, हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा मैच्योर हो रहा है, उस मैच्योरिटी को चैलेंज करने का काम इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां करती है कि आप कर रहे हो इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपने किक मारा है तो गोल नहीं है, और अगर कहोगे कि गोल है अभी भी तब भी तो हम नहीं खेलेंगे। तो हम इस तरह के समाज में रह रहे हैं जो बहुत ही हास्यास्पद है। और हमारे देश का जो एक युवा वर्ग है जो जिसने इसको कभी देखा ही नहीं, वो तो हमेशा हमेशा अपने आप को एक चुनाव में फंसा हुआ पाया है, या देश में हमेशा चुनाव चलते रहते उसने उसी को देखा है। तो हमें उससे सबसे अच्छी बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से ये बात बहुत ही सही है। दुनिया में जितनी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं या दुनिया में जितने अच्छे, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक तरीके से अच्छे शासन है, वो 5 साल चुनाव नहीं करते और उनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चुनाव नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में इतनी गंभीर समस्या चल रही है, अगर अगले साल चुनाव ना होता तो ये समस्या इतनी गंभीर नहीं होती जितनी गंभीर ये आज हो चुकी है। मैं तो आज का समाचार देख के ही बहुत एक तरह से विचलित हो गया कि हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे देश के लोग पलायन कर रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर बात है। और ऐसी चीजों से अगर देश को बचाना है तो हमें नीतियों की तरफ जाना पड़ेगा, और नीतियों पे सार्थक चर्चा तभी हम कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हाँ 4 साल 4.5 साल तक आगे कुछ होना नहीं, ये जो हो गया वो हो गया, अब अगले जो 5वें साल में होगा वो वही फिर आगे हम देखेंगे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और जब हम अपनी आजादी के 80 साल के निकट खड़े हैं तो मुझे लगता है कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह हमें बिहेव करना चाहिए, और उसमें एक देश एक चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जैसा अखिलेश सर ने भी कहा, उदय भान सर ने भी कहा कि हमारे देश को हमारे देश के किसी भी नीति में के केंद्र में या उसके नेतृत्व में यह होना आवश्यक है कि यह देश को एकजुट रखे हुए, क्योंकि हम इतने मजबूत देश अभी भी नहीं है कि हम दूसरे देशों के प्रभाव में ना आए। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम पर किसी का प्रभाव ना पड़े। तो हम पर किसी का प्रभाव तभी नहीं पड़ेगा जब हम पूरी तरीके से संगठित और मजबूत हो जाएं। और आज लोग देश तोड़ने की बात बहुत ऐसे झटके से कर देते हैं, ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, और इसके लिए देश को सही नीतियां बनानी चाहिए। और एक तो ये है कि हम भावुकता में कोई कदम उठा लें, परंतु वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे, बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे। परंतु जो नीतियां, ऐसी नीतियां होती है जो देश को पूरी तरीके से
जो लंबे समय तक रहे, जैसे 370, जैसे राम मंदिर, ऐसी चीजें जो जो एक समय पर या अभी जो वक्फ का बिल है, जो एक समय पर ऐसा माना जाता था कोई इसको छू भी नहीं पाएगा, सफल होना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जब हम इस तरह की नीतियों में एक परिवर्तन करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक देश एक चुनाव लागू भी होगा तो उसमें सारे परिवर्तन की संभावनाएं रहेंगी, परंतु इसमें नियत जो है सरकार का, और ये देश को एक लंबे समय तक दिशा दिखाने का जो काम करेगी, वो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उदय भान सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने बात को रखा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजीव जी। चंद्रशेखर जी भाई साहब नहीं है क्या? डॉक्टर चंद्रशेखर जी, विद्या विभूति जी। उनका मैसेज आ गया है डॉक्टर चंद्रशेखर जी का, उनके घर में पड़ोसी आ गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं चाहता पड़ोस था कि में, डॉक्टर उनके साहब का पड़ोस हो में जाए। रहते हैं, उनके पड़ोस में रहते हैं प्रोफेसर बृहस्पति मिश्र। अच्छा अच्छा विभाग अध्यक्ष हैं और अधिष्ठाता हैं संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय अच्छा के। अच्छा अच्छा, विद्या विभूति जी, विद्या विभूति जी। विद्या विभूति पैनल में नहीं है क्या? अच्छा, है सर, पैनल में है। कृपा शंकर सिंह जी भाई साहब, कृपा शंकर सिंह जी। हाँ, विद्या विभूति जी आ गए भाई साहब, आ गए। नमस्कार सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ प्राचार्य हूँ एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में। जी जी नमस्कार, जी आपको पहली बार आ, मैं लोक पहल से जुड़ा हूँ। जी मैं भाई सिर्फ साहब। इतना कहना चाहता हूँ कि इतनी लंबी चर्चा के बाद जिसमें सारे पक्षों को आपने रखा है सामने, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये कहा जाता है कि जिस आइडिया को आना होता है उसका समय होता है। मुझे लगता है इस आइडिया का समय अब आ चुका है और देर सवेर इसे अब लागू होना ही होगा। हमारी प्रशासनिक कसावट, आर्थिक उन्नति, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इसका आना स्वाभाविक है। समय लग सकता है, बहुत सारे संवैधानिक संशोधनों की आपने चर्चा की, आपने ये भी कहा कि 356 और उसके बाद की धाराओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत सारी दूरी तय करनी है, लेकिन ये भी तय है, जैसा कि हमारे बाद के वक्ता ने कहा, कि जब कोई नीति लागू होती है तो उसमें संशोधन की संभावना बनी रहती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे सामने होगा और ये तय है कि जो जिस युवा पीढ़ी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को देखा नहीं 1967 तक, और हमने भी पढ़ा है, उनको अजीब सा लगेगा, लेकिन इतने बड़े देश में जहां की जनता बहुत प्रबुद्ध है, मैं उन पर यकीन करता हूं, लोकतंत्र बहुत मैच्योर्ड हो चुका है और जब दुनिया के बहुत सारे देश इस ओर बढ़ चुके हैं और वो हमारे चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं, अभी भी हमारा चुनाव आयोग शायद कहीं विदेश में व्यस्त है अपनी पर्यवेक्षण के लिए, और हमारा निर्वाचन आयोग इतना शक्तिशाली है, इतना शोध करता है कि आने वाले समय में इसमें भी बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मेरी आशा है और उम्मीद करता हूं कि आपके अगले सेमिनार में जब मैं जुड़ूंगा, वेबिनार में जब मैं जुड़ूंगा, तो काफी कुछ सोच कर जुड़ूंगा, क्योंकि आज मैं बड़ा कैजुअल था, मुझे लगा कि एक बार जुड़ जाना चाहिए। तो अखिलेश जी, आपको और उदय भान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की संगोष्ठी में मैं सार्थक पहल के साथ जुड़ूंगा, आज तो मैं बस सुन रहा था, इसलिए मुझे जी माफ जी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका फोन नंबर हम लोगों को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मिल सर, जाएगा। हाँ बिल्कुल, उदय भान सर के सौजन्य से ही आपकी उपस्थिति है, मुझे लगता है। नहीं नहीं सर, मैं अब मोबाइल चला रहा था तो मैंने देखा लोक पहल, अच्छा, मैंने बहुत कहा अच्छी जुड़ा बात। जाना चाहिए। तो सर मेरा नहीं नंबर, हाँ, हाँ, नहीं, ये मेरा आपको कहाँ से, विद्या जी, ये आपको लिंक कहाँ यही से मिला? फेसबुक ये पर। मोबाइल पर आता है ना सर? हाँ जी, तो में आता सर, है। हाँ मैंने सेरा, असल में कई ग्रुप में डाला ना, आज बहुत सारे ग्रुप हाँ में जी डाला जी था। जी जी सर, जी सर, अच्छा लगा वो आपको सुन एक के सर, अच्छा पॉलिटिकल लगा। साइंस वाले ग्रुप में भी डाला और कई ग्रुप में हाँ, डाला। ऐसी मैं भी पॉलिटिकल साइंस का ही हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक सर ठीक सर ठीक। पॉलिटिकल जी साइंस वाले ग्रुप में तो डॉक्टर अनुराग रतन वाले में हमने देखा, प्रोफेसर जी अनुराग जी रतन जी, वाले। मैं हूँ सर, मैं हाँ हूँ, ठीक मैं ठीक सर, अगले तो इसमें तैयारी के साथ जुड़ूंगा नहीं तो सर। आपका अगला अभिभाषण होगा, मैं संपर्क कर लूंगा। जी जी सर। आपको बोलना है, पूरी तैयारी के साथ बोलना है। आपका बहुत बहुत जी सर, आभार। और धन्यवाद सर। पॉलिटिकल साइंस का कोई मेरा बड़ा भाई मिलता है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हम लोगों का कोई सहोदर भाई मिल गया है, विभाग वाला मिल नहीं, गया है, जरूर जरूर सर, क्योंकि जरूर सर। पॉलिटिकल साइंस तो हम लोगों की
मातृ संस्था है, मातृ विषय है। जी तो आपका बहुत जी बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर विभूति भाई साहब, विद्या विभूति जी, हम आपको बिल्कुल अपने साथ जोड़ेंगे। सादर स्वागत जी और जी अभिनंदन। आप जिस प्रेरणा से जुड़े हैं, यह पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी का आशीर्वाद है कि आप जैसे विभूतियां हमें मिल रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, और हम जोड़े रखेंगे आपको। अब मैं निवेदन करूंगा गाजीपुर से डॉक्टर कृपा शंकर जी। कृपा जी भाई साहब, कृपा शंकर जी भाई साहब, कृपा शंकर जी भाई साहब। चलिए मैं चलता हूँ। गुरु जी, आपसे निवेदन है कि एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ आज हम लोगों का आज शुभाशीष दीजिए कि इस विमर्श को हम राष्ट्रीय विमर्श बना सकें। और जेपीसी के चेयरमैन हैं पीपी चौधरी साहब, भाजपा से संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर, भाजपा से ही अनिल बनूली, बैजंती पांडा, पीएम रमेश, विष्णु दयाल राम, विष्णुदत्त शर्मा, भर्तहरि महताब, पुरुषोत्तम रूपाला, भुवनेश्वर कातिल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, संजय जायसवाल, बांसुरी स्वराज, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, सांभवी चौधरी, गंटी हरीश मधुर और बल्लभ नेगी और बाला शोबरी, ये अपने सत्ता पक्ष के लोग हैं। संजय सिंह जी, वी विजय साई रेड्डी, पी विल्सन, मुकुल वासनिक, सुप्रिया सूले, साकेत गोखले, धर्मेंद्र यादव, के राधाकृष्णन, मनीष तिवारी, कल्याण बनर्जी, मानस मंगराज, अनिल देसाई, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, छोटेलाल खरवार, सुखदेव भगत और टीएम सेल्वा गणपति, यह जेपीसी के विपक्ष के मेंबर्स हैं। कुल 47 मेंबर हैं। पहले 2712 का कॉम्बिनेशन था, 10 और बढ़ा दिया गया है माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी के द्वारा। तो ये हम लोग अपना उसमें सर मैंने देखा हम अपना वीडियो और ऑडियो भी जेपीसी को दे सकते हैं। तो अब मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा। गुरु जी। जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझको बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी हमारी रहेगी। देखिए, हमारा राष्ट्र एक फॉर्मेशन नहीं था, हमारा राष्ट्र एक एवोल्यूशन था। हम एक इवॉल्व्ड राष्ट्र हैं। संविधान की पहली धारा में ही हमें अपने राह से भटका दिया गया। इंडिया को हम जानते ही नहीं हैं, हम भारत को जानते हैं, लेकिन इंडिया को हमको पहचानवाया गया। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। राष्ट्र होता है, राज्यों से राष्ट्र नहीं बनते हैं। राष्ट्र की एक आत्मा होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, लेकिन सारा नियंत्रण एक जगह से कंट्रोल होता है, जिसको कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो भी मतलब कहते हैं, या फिर आत्मा। तो अद्वैत के देश में बहुवाद ही गलत है। एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान वाले देश में हम एक चुनाव की ओर बढ़ेंगे तो हमें आज जो हमारे पास एक नेतृत्व आया है, सक्षम नेतृत्व है, दूरदर्शी नेतृत्व है और राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व हमारे पास है। तो हमें कहा जाता है कि ग्रैब द मोमेंट। हमें ग्रैब करना है ये मोमेंट, क्योंकि मोमेंट ठहरेगा नहीं। आज अगर हम नहीं करेंगे, नाउ और नेवर, आज जो भी हम फैसले लेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, जो भी विमर्श के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी निर्णय हमारे होंगे, ये भारत का भविष्य तय करेंगे, भारत की भावी पीढ़ी को एक धरोहर देंगे। उसके बाद उनके ऊपर है कि वो संभालें। तो इतिहास जब रचा जाता है, तो इतिहास जब भी रचा गया है तो हमेशा साधारण लगा है, लेकिन उसके परिणाम दीर्घगामी हुए हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव, उसी भारत की एकात्मता, एक लोकमत का सही मूल्यांकन होगा। और न लोकमत खरीदा जा सकता है, न लोकमन खरीदा जा सकता है। ये तभी खरीदा जा सकता है जबकि इसमें आपको समय मिल जाता है। अब इसमें हमको समय नहीं मिलेगा, हमें दांव पेच का समय नहीं मिलेगा, हमें सौदेबाजी का समय नहीं मिलेगा। इससे एक पारदर्शिता आएगी, एक ईमानदार
राजनीतिक पीढ़ी भी तैयार होगी, जो कि राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को ध्यान में रखकर आगे नीति निर्धारण करेगी या नेतृत्व देगी, या जो भी लोकमत के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी वो देगी। तो वो एक ईमानदार सरकार होगी जो राष्ट्रनिष्ठ होगी। इससे राष्ट्रनिष्ठा भी बढ़ेगी, राष्ट्र का भाव भी उदय होगा, क्योंकि हमें तो बता दिया गया कि हम प्रांत हैं, हम भाषा से बटे हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अनेकता में एकता, अनेकता से ही हम एक हैं, क्योंकि हम सांस्कृतिक इकाई हैं, एक वैदिक राष्ट्र हैं। और वो एक ऐसा सत्य है जिसको कि हम कभी भुला नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, और उससे विरत नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर दिया जाए। 26 जनवरी 1949 को जो एक प्रस्तावना हमारे सामने आई, और फिर 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमको प्राप्त हुआ, वो संविधान एक राष्ट्र के लिए था। भले उसको वहां राष्ट्र शब्द नहीं आया, लेकिन एक राष्ट्र के लिए ही वो था। वो 22 चित्र भारत की उनमें से 22 को छोड़ दीजिए, 20 चित्र जो थे वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब थे, भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब था, भारत की मनीषा का प्रतिबिंब थे, भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिबिंब थे। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर हमें शीघ्र से शीघ्र इस पे मतलब कार्य करना होगा, और जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करके इसको हमें लागू करना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया, ग्रैब द मोमेंट, जो समय आ गया है वो समय हो सकता है दोबारा ना। और कुछ लोग, आप लोग खुद जानते हैं, उसको मैं आगे नहीं कहूंगा, कुछ लोग मतलब ताक लगा के बैठे हुए हैं, और हम डीप स्टेट के एक्टिविटी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। डीप स्टेट भी एक्टिव है, और डीप स्टेट से ज्यादा हमारा ऑपोजिशन है, भारत को तोड़ने वाले एक्टिव है, भारत को बांटने वाले, भारत को खंड खंड करने वाले एक्टिव है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, कहा गया है शीघ्रातिशीघ्र शुभस्य शीघ्रम, भारत सरकार को इस प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र इसको क्रियान्वित करना होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो धन्यवाद। कावेरी जी मुझे सुन रही हैं, संचालन कर रही हैं कार्यक्रम के। कृपा शंकर जी का ऑडियो और वीडियो वहां से खोल दीजिए। कावेरी जी, श्री कृपा शंकर जी का ऑडियो और वीडियो खोल दीजिए। होस्ट कावेरी जी, ऑडियो और वीडियो कृपा शंकर जी भाई साहब का खोलिए। कृपा शंकर जी भाई साहब बोलिए, अब आपका ऑडियो वीडियो दोनों खुल गया है, बोलिए। कृपा शंकर जी भाई साहब, आपका ऑडियो वीडियो खुल गया है। चलिए, अब इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम लोग समापन करते हैं। आज के कार्यक्रम में विजय मंदराह जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उदयभान सिंह जी, सनी कुमार जी, राजीव जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, श्रीमती देवकी सिंह जी, विद्या विभूति सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी, कृपा शंकर जी भाई साहब, कृपा शंकर जी का ऑडियो और वीडियो देवकी जी आप खोल दीजिए, वहां से होस्ट को खोलना होता है। आप मुझे सुन पा रही हैं? अब इसी के साथ आज के हम कार्यक्रम का समापन करना चाहिए। हाँ, समापन करना चाहिए, अब समय हो गया है। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी विषय के साथ हम अगले रविवार को फिर मिल रहे हैं और इस पर विमर्श करेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। कावेरी जी, नमस्कार। हाँ कावेरी जी, आज के कार्यक्रम का समापन करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।